हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम लोग यूपीपीसीएल जे इलेक्ट्रिकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले। आज के सेशन में हम लोग 27 अगस्त 2018 का पेपर डिस्कस करने वाले, जिसमें हम लोग फर्स्ट सेशन में 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले। ओके, जस्ट लाइक और एसएससी जे इलेक्ट्रिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 100 क्वेश्चंस प्लस 100 क्वेश्चंस का हमने मॉर्निंग और इवनिंग आफ्टरनून शिफ्ट्स के जो दोनों 2019 के पेपर से हमने डिस्कस किए। काफ़ी अच्छा रिस्पांस है और कुछ ही दिनों पहले मुझे कम्युनिटी पोल पे भी अच्छा रिस्पांस मिला कि आपको यूपीपीसीएल जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए इस सेशन को हम लोग डिस्कस करने वाले। ओके, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको इस सेशन में क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन पूछा था कि इन द डायग्राम शोन बिलो व्हाट इज द करंट इन द 1.5 ओम्स रेजिस्टेंस। 1.5 ओम रेजिस्टेंस का हमें करंट निकालना था, तो उसका करेक्ट आंसर था 1.5 एम्पियर्स। और इसका सबसे पहले मुझे करेक्ट आंसर दिया, उनका नाम है पुराजित सरकार और बाबूराव गावंडे। सो आई शॉट आउट टू यू गाइज एंड आई टोटली अप्रिशिएट योर वैल्यूएबल कमेंट। ओके, और मुझे ये बात मैंने देखी है, नोटिस किया काफ़ी कि पुराजित सरकार ने हमारे कॉन्सेक्यूटिव 2 से 3 सेशंस में सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है। सो आई टोटली अप्रिशिएट टू यू पुराजित सरकार। अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपका नाम मेरे नेक्स्ट सेशन में लूँ, तो इस सेशन को कंप्लीट एंड तक देखना है और क्वेश्चन के सेशन के एंड में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने ये सेशन को नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आई बटन पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। काफ़ी अच्छे हमने डिटेल्स में हमने क्वेश्चंस को और एमसीक्यू क्वेश्चंस के और एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस किया है। ओके, चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, an electrically insulating material that is used to prevent metallic contact between the positive and negative plate in cell but permits the flow of ions between the plate is। एक ऐसा इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा है, ठीक है, जो प्रिवेंट करते हैं हमारे मेटेलिक कॉन्टैक्ट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट पे, बट वो परमिट करता है हमारे फ्लो ऑफ आयंस, ठीक है, जो बिटवीन प्लेट्स। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेपरेटर। उसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी, सेपरेटर। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, the temperature coefficient of a resistance of a wire is 0.00125 per degree centigrade at 300 Kelvin। its resistance is 1 ohm। 300 केल्विन पे इसका जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम से, तो आपको कितने केल्विन पे उसका रेजिस्टेंस 2 ओम से, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। यही हमको फाइंड आउट करना है। तो आपको मैं बता दूं, रेजिस्टेंस हमारा किस पे डिपेंड करता है, रो एल बाय ए। एल क्या है हमारा लेंथ है, ए क्या है हमारा एरिया। करेक्ट, एल है हमारा लेंथ और ये हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी जिसको हम लोग कहते हैं रो। और आपको ध्यान में रखना होगा, जो ये लेंथ और एरिया ये हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला है, जो वेरिएशन है टेम्परेचर का और लेंथ और एरिया के साथ में जो कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज होता है। आपको पता है एक मेटालिक कंडक्टर है, अगर आप उसको हीट करते हो तो उसका लेंथ और एरिया उसको चेंज होता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन होता है उसमें। ठीक है, फिजिक्स का प्रॉपर्टी है ये। उसी को ध्यान में रखते हुए आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट आपको समझ में आएगा। आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू आर ऑफ टी नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ओके, टी नॉट 0 एक ही बात है। ओके, अल्फा क्या है हमारा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, इसको समझ लो। और आर टी नॉट क्या है हमारा, ये हमारा रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सेल्सियस इसको हम लोग कह सकते हैं। विच विल बी इक्वल्स टू, आर टी हमारे पास गिवन है 1, तो उसमें हम लोग वैल्यूज पुट कर लेते हैं। इसका 1 इज इक्वल्स टू आर टी नॉट हमें निकालना है। इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है हमारे पास, अल्फा का वैल्यू है हमारा 0.00125 इन ब्रैकेट 300। ठीक है, ये टी है हमारा टेम्परेचर। टी नॉट हमारे पास कितना गिवन है 273 0 डिग्री केल्विन पे अगर हम लोग निकालते तो। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, 1 प्लस आर टी नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.00125 इन ब्रैकेट 300 माइनस 273। इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ अगर हैंड राइटिंग आपको समझ में नहीं है। 1 इज इक्वल्स टू आर टी नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.00125 इन ब्रैकेट 300 माइनस 273। ओके, इसको आप सॉल्व कर लेते हो तो यू विल गेट आर टी नॉट। आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, काफ़ी इजी है, कोई बड़ी बात नहीं इसको। तो टी का जो वैल्यू, आर टी नॉट का जो वैल्यू आता है हमारा
इस केस पे आता है 0.967, ठीक है। ओके, और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे अगर वैल्यू 2 ohms का अगर सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो हमारा क्या आता है 2 इज इक्वल्स टू 0.967 इंटू 1 प्लस 0.00125 इन ब्रैकेट t माइनस 273, ठीक है। इसको भी आप नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हो तो यू विल गेट t इज इक्वल्स टू 1127 केल्विन। ओके, तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ये काफ़ी थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, तो उसका करेक्ट आंसर है रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी 2 ohms एट 1127 केल्विन्स पे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। कूलेंट क्या करता है? कूल करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स को, जस्ट लाइक ए कंडेंसिंग उसकी प्रॉपर्टी होते हैं। डैश इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। हम लोग टेम्परेचर का जो फैक्टर है वो हम लोग टेम्परेचर हमेशा एक कंट्रोल लिमिट में ही रखने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो उसके बियॉन्ड हम लोग टेम्परेचर नहीं जाने देते कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स का। सबसे पहले मेनली एक बात मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल का एक कन्वर्जन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अनदर एनर्जी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उस वहाँ पे हीट जनरेट होती है, ठीक है। हमारी काफ़ी ज़्यादा हीट जो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है वो हीट लॉस में डिसिपेट होती है, ठीक है। इसी का डिपेंडेंट जो उसके एसोसिएटेड कंपोनेंट्स रहते हैं वो भी हीट अप होते हैं, तो उसकी भी एक हीट बियरिंग स्ट्रेस एक कैपेबिलिटी रहती है, कैपेसिटी रहती है, उसकी बियॉन्ड हम लोग उसको जाने नहीं देते, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कूलिंग चाहिए रहता है। ओके, तो कूलेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका नाम है H2। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विच इज़ H2। ओके, और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो रहती है आइडियल कूलेंट की, जो रहती है लो विस्कोसिटी, नॉन टॉक्सिक और केमिकली इनर्ट, ये सारी प्रॉपर्टीज उसकी भी रहती है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द नॉमिनल वोल्टेज फॉर लीड एसिड सेल इज। एक नॉमिनल वोल्टेज कितना रहता है लीड एसिड सेल का? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे इस बार भी लग रहा है कि ये एसएससी जेईई में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें मैं आपको चार्ट भी बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। लीड एसिड सेल का जो नॉमिनल वोल्टेज रहता है वो रहता है 2 volts। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने आपके लिए स्पेशली एक चार्ट मेंशन किया है, ठीक है, आप इसको पढ़ के जाना, ठीक है। और कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जामिनेशन हो, कुछ एक नॉमिनल वैल्यूज़ है, जैसे जिंक, कार्बन जिंक, जिंक क्लोराइड, मैग्नीज अल्कलाइन, सिल्वर ऑक्साइड के लिए वैल्यूज़ कॉमन है, ठीक है। लिथियम के लिए 2.97 है वोल्टेज, मर्क्यूरी के लिए 1.35, लीड एसिड के लिए 2.2, लीड एसिड के लिए 2.2 है यहाँ पे स्पेसिफिक, बट इन द ऑप्शंस वी हैव 2 volts, सो वी कैन चूज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव जीरो सोर्स रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट सोर्स रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज इन प्रोपोर्शन टू द करंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो वो आइडियल वोल्टेज सोर्स पूछ लेते या फिर आइडियल करंट सोर्स पूछ लेते, तो आपको ध्यान में रखना होगा आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव अ जीरो सोर्स रेजिस्टेंस। ओके, क्योंकि हम लोगों को मैक्सिमम पॉसिबल करंट डिलीवर करना रहता है, ठीक है, इसीलिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्टेज सोर्स शुड बी जीरो। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। A voltage source should have a minimum possible internal resistance in order to give the maximum possible current to the circuit connected. Okay, ideally the internal resistance of it should be zero. आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6। इन द डायग्राम शोन बिलो व्हाट इज द करंट इन 1.5 रेजिस्टेंस। यही क्वेश्चन सेम आपको मैंने प्रीवियस सेशन में आपको पूछा था, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर है 1.5 ohms। इसमें हमारे पास क्या है, एक करंट सोर्स है, ठीक है। ये अगर हमारा मेन करंट हो गया, ये हो गया हमारा I1 और यहाँ पे हो गया हमारा I2, तो करंट डिवीजन रूल से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अगर हमें करंट डिवीजन रूल हमें क्या बताता है, I2 अगर हमें निकालना होगा 1.5 ohm रेजिस्टेंस का, ठीक है, ये दोनों भी पैरेलल में, तो यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे करंट कैसे डिवाइड हो रहा है, ये टोटल करंट है हमारा, ये I इज इक्वल्स टू I1 प्लस ये I2 हो रहा है। ओके, इसी से हम लोग I2 कैसे निकालेंगे, इसकी जो अपोजिट ब्रांच का जो करंट है, इसके अपोजिट ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है उसको हम लेंगे 4.5 ohms अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारा R1 प्लस R2, 4.5 प्लस 1.5 6 इंटू हमारा टोटल करंट कितना है 2 amperes, 2 3 जा 6, और 4.5 को हम 3 से डिवाइड करते तो विल गेट 1.5 amperes। सिंपल सा आंसर था इसका, ठीक है। I2 विल बी 1.5 amperes, और I2 कौन सा है करंट है, ये है हमारा 1.5 ohms रेजिस्टेंस का, ये हमें पूछा है। अगर 4.5 ohms रहता तो हम लोग 1.5 ohms ले लेते, ठीक है। इस केस में हमारा 1.5 अपॉन 6 इंटू 2 कर देते, 2 3 से, ठीक है, तो 0.5 हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन था।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी सेलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से हमारे पास 4 एलिमेंट्स गिवन है, सिल्वर, कॉपर, प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम। इसमें से हमको बेस्ड ऑन द देयर कंडक्टिविटी हमें ऑड वन आउट निकालना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्लास्टिक। Okay, because these all are the silver, copper and aluminum are the conducting material, but in the case of plastic it is a non-conducting material, it is termed as a insulator. Okay, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विच इज प्लास्टिक। विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द राइट मैच ऑफ द लेफ्ट हैंड कॉलम कंपोनेंट विद द राइट हैंड एलिमेंट। हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट्स गिवन है, कंडक्टिविटी, कार्बन, यूरेका, और यहाँ पे कुछ उसके एसोसिएटेड करेक्ट एलिमेंट्स गिवन है। ओके, तो ध्यान में रखना होगा कंडक्टिविटी क्या है। कंडक्टिविटी को हम लोग किस में मेजर करते हैं? सीमेंस पर मीटर में। ओके, फर्स्ट का क्या हो जाएगा फिर हमारा बी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कार्बन, सीमेंस पर मीटर, तो यूनिट है, ये तो होगा ही नहीं। ओके, इस केस में क्या हो जाएगा? कार्बन क्या का मीनिंग होगा? रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यूरेका क्या है? ये भी एक एलिमेंट है। देर इज अ नो चेंज इन रेजिस्टेंस विद द इंक्रीज इन अ टेम्परेचर। इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा यूरेका जो है ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट में भी नहीं आता, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट में भी नहीं आता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये मैच द पेयर का। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। अ सब्सटेंस विद अ मिनिमम वैल्यू ऑफ डैश इज द बेस्ट कंडक्टर। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसमें हमारे पास मिनिमम वैल्यू ऑफ दीज आर ये प्रॉपर्टीज की होनी चाहिए सो दैट वो एक बेस्ट कंडक्टर हो सके? काफ़ी सिंपल सा आंसर, यहाँ पे परमिटिविटी है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी हमारी कम होनी चाहिए क्या? नहीं, कंडक्टिविटी तो हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, तो हमारा सबसे कम होना चाहिए रेजिस्टिविटी, सो दैट वो एक बेस्ट कंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, जितना रेजिस्टिविटी उसका कम रहेगा, ओम मीटर में हम लोग जिसको मेजर करते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारा उसका कंडक्टेंस रहेगा। ओके, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कमर्शियल यूनिट है जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें हम लोग क्या मेजर करते हैं? किलोवाट पर आवर, किलोवाट आवर। ओके, एनर्जी को हम लोग किस में मेजर करते हैं? वैट इंटू टाइम। ठीक है, टाइम कितना हो गया हमारा आवर्स में, वैट में कितना हो गया? 1000 वैट, 1000 वैट आवर, जिसको हम लोग कहते हैं किलोवाट आवर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान में रखना होगा आपको कि एक किलोवाट आवर इजिकल्स टू क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। ये भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ये काफ़ी छोटी चीज़ें मैं आपको बताने का ट्राई करता हूँ सो दैट आपके बेसिक्स क्लियर हो सके और इसी क्वेश्चंस को आप अप्रोच कर सके आपके एग्जामिनेशन में। मैं काफ़ी डिटेल में आपके लिए एग्जामिनेशन ये सेशंस को प्रोवाइड कर रहा था, और इस सेशन आप ही के लिए, आप इसको सेशन को कंप्लीट विदाउट स्किप करके दिखा करिएगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। In the diagram shown below, what is the magnitude of the current in the 15 ohm resistance? यहाँ पे हमें 15 ohm resistance का करंट फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? नोडल एनालिसिस लगाएंगे। यहाँ पे अगर हम लोग नोड अज्यूम कर लेते हैं वी को, ओके, तो इस केस में हम लोग नोडल एनालिसिस से करंट निकालने का ट्राई करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग नोडल एनालिसिस लगाते हैं वी पे, तो हमारा इक्वेशन कैसे हो गया? वी माइनस ये हमारा हो गया मान लो V1। ओके, इस केस में हमारा हो गया V2 जो कि हमारा ग्राउंडेड है। ठीक है, और इस केस में होगा ये हो गया हमारा V3। ठीक है, तो V1 V माइनस ये जो हमारा वोल्टेज है V1 अपॉन इसका रेजिस्टेंस कितना है? 25। तो हम लोग इसको R1 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, इसको R1, इसको हम लोग R3 कंसिडर करते हैं और इसको R2, करेक्ट, प्लस V माइनस V2। ठीक है, V2 हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। ओके, V2 अपॉन R2 प्लस V माइनस V3 अपॉन R3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो हम लोगों को वोल्टेज V निकालना होगा यहाँ पे इस केस में। तो हम लोग कैसे निकालोगे? V माइनस V1 कितना है हमारा? 120 अपॉन 25 जिसका रेजिस्टेंस है, प्लस V माइनस 0, हमने V2 जो कंसिडर किया ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कंसिडर किया, इसलिए हम लोग इसको 0 कंसिडर करोगे। ठीक है, अगर नहीं भी कंसिडर करते तो इट्स ओके। ओके, इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे। ठीक है, अपॉन इसका रेजिस्टेंस कितना है? 15 प्लस V माइनस 90 अपॉन 5 विच विल बी इक्वल्स टू 0। तो हमारा V कितना आ जाएगा इस केस में? 74.35 अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। ठीक है, और इस केस में हमें 15 ओम्स का रेजिस्टेंस का जो करंट है वो निकालना होगा। तो इस केस में V हमारा कितना है? 74.35। तो हम लोग उसका रेजिस्टेंस डिवाइड कर लेंगे 74.35 अपॉन
अगर हम लोग 15 ओम से डिवाइड कर ले तो यू विल गेट अप्रॉक्सीमेट 75, अगर इसको कर ले तो 5 ओम्स, 5 एम्पियर्स, ठीक है। तो 5 से भी कम है क्योंकि ये 74.35, तो यू विल गेट ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ओके, ध्यान में रखिएगा, तो दोनों भी ऑप्शन इन्होंने कन्फ्यूजिंग दिए है, ठीक है, सिर्फ 0.05 एम्पियर्स का डिफरेंस है, बट as our voltage comes out to be 74.35 and we have divided by 15, so our answer will be less than a 5 amperes, so A will be, option A will be correct answer in this case. Let's move on to the next question, which is question number 12. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, डैश बैटरीज आर यूज्ड इन अ कार, कार में हम लोग इसमें से कौन सा बैटरी यूज़ करते हैं। ध्यान में रखिएगा, लीड एसिड बैटरी हम लोग कार में यूज़ करते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द थर्मोकपल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो थर्मोकपल रहता है कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, सीबेक इफेक्ट पे, फैराडेज लॉ, लेंजेस लॉ, गॉसेस लॉ। जो थर्मोकपल रहता है हमारा सीबेक इफेक्ट पे, दो टेम्परेचर पॉइंट पे अगर हम लोग कंडक्टर को हीट करते हैं तो उसमें से जो डिफरेंस रहता है वोल्टेज और करंट का, उसी को हम लोग कहते हैं सीबेक इफेक्ट। ओके, तो ये हमारा रहता है थर्मोकपल सीबेक इफेक्ट पे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द सेल रिएक्शन एट अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड फॉर द निकल कैडमियम बैटरी। ये एक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, मैं आपको इसका करेक्ट आंसर मेंशन कर देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपको यूपीपीसीएल जेईई में देखने को मिल सकते हैं, बट हालांकि मैंने एसएससी में काफ़ी कम बार इस टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे, स्टिल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू, 1 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 1 जूल कूलम पर कूलम। ठीक है, यहाँ पे कूलम इनवर्स है तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जूल 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। ओके, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा यूनिट बेस्ड क्वेश्चन था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज अ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या मीनिंग क्या होगा, जिसका अगर आपको इसका मीनिंग होता है, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे अगर इसका टेम्परेचर मान लेते हैं एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर रेजिस्टेंस, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो आपका रेजिस्टेंस कम होगा, अगर आपका टेम्परेचर कम है तो आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। उसी को हम लोग कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें से जो है हमारा कार्बन एक एनटीसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, और बाकी कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास ये पीटीसी में आता है क्योंकि ये कंडक्टर्स है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन उसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 70। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। मेटालिक कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर के साथ में बढ़ता है, ये क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, जो मेटालिक कंडक्टर का रेजिस्टिविटी है वो बढ़ जाता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हमारा बढ़ता है तो ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंक्रीजेस। विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 18. Rochelle salts are used in a dash in hearing aid devices. Okay, Rochelle salts एज अ हम लोग ट्रांसड्यूसर करके यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एक मटेरियल है Rochelle salts, इसको हम लोग ट्रांसड्यूसर करके हम लोग हियरिंग एड डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइक्रोम वायर यूज्ड एज अ कॉइल इन अ हीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम पर मीटर। ओके, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोवाट हीटर एट 200 वोल्ट। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट करके मैं मार्क कर देता हूँ इसको। एक हमारा नाइक्रोम वायर है जो हम लोग हीटर कॉइल में यूज़ करते हैं, उसका रेजिस्टेंस है 2 ओम्स पर मीटर। 1 मीटर का वायर है तो उसका रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम्स। ठीक है, एक 1 मीटर के वायर के लिए इसका लेंथ है। तो ठीक है, अगर हमारे पास 1 किलोवाट का एक हीटर है जिसको हम लोग 200 वोल्ट पे चला रहे हैं तो उस केस में हमारा कितना हमें वायर लगेगा ये हमें पूछना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग आर निकाले थे, तो आर कितना है हमारे पास, V²/P हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज कितना है हमारे पास, वोल्टेज हमारे पास 2 वोल्ट 200 वोल्ट्स। ओके, और P कितना है 1000 वाट। ओके, तो इस केस में हम लोग आर निकालेंगे तो आपको पता है आर इज इक्वल टू V²/P। तो V² को हम लोग सिंपली यहाँ पे स्क्वायर कर देते, 200 × 200। ओके, तो 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो इन दिस केस वी विल गेट आर एज अ 40 ohms। ओके, 40 ohms हो गया। तो इस केस में क्या हो गया, हमारे पास जो लेंथ ऑफ वायर हमें लगेगी हम लोग डिवाइड कर लेंगे 40 को 2 से। ठीक है, दैट मीन्स 20 मीटर हमें नाइक्रोम वायर लगेंगी फॉर अ हीटर कॉइल।
ठीक है, हाँ 1 किलोवाट के हीटर के लिए। काफ़ी सिंपल सा इसका आंसर था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैं इसको मार्क कर देता हूँ, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। इन दिस केस वी हैव टू फाइंड आउट द करंट थ्रू द 10 ohms रेजिस्टेंस। इसमें भी हम लोग नोडल एनालिसिस से करंट निकाल सकते हैं। इसको अगर हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक सर्किट डायग्राम में फिर से बना देता हूँ सो दैट आपको समझने के लिए काफ़ी आसानी होगी इसमें। ठीक है, ये इसका वोल्टेज है, ये इसका सेकंड वोल्टेज है V2 और ये इसका वोल्टेज है V1। ओके, मैं आपको काफ़ी इजी वे से आपको बताता हूँ। इसका ये रेजिस्टेंस है R1, ये हमारा हो गया V, ये हो गया हमारा V2, V1 एंड V3 प्लस R2 एंड R3। इफ़ यू अप्लाई द नोडल एनालिसिस एट नोड V देन वी विल गेट इक्वेशन लाइक, हमें कुछ इस तरीके से इक्वेशंस मिलेंगे। V माइनस V1 अपॉन R प्लस V माइनस V2 अपॉन R2 प्लस V माइनस V3 अपॉन R3 इक्वल्स टू 0। नोड V पे हमने ये लगाया। ओके, नोड एनालिसिस लगाया। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, इस इक्वेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर दे तो हमारे पास वोल्टेज वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है, V माइनस V1 कितना है 20 वोल्ट्स है, इसको हम लोग V1 कंसिडर कर लिया। 20 अपॉन इसका रेजिस्टेंस कितना है 10 प्लस V माइनस V2, दैट मीन्स V2 को हमने 0 नोड में अज्यूम कर लिया। ओके, V माइनस 0 वोल्ट, इसको हमने 0 अज्यूम कर लिया। ठीक है, V2 को ग्राउंड करने के लिए, ग्राउंड करने के बाद V माइनस 0 अपॉन इसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ohms प्लस V माइनस V3 कितना है हमारे पास। देखिए यहाँ पे जो डायरेक्शन है, यहाँ पे पहले माइनस है देन प्लस है, तो यहाँ पे हमें माइनस ऑफ माइनस 12 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अपॉन R3 कितना है 8 ohms इक्वल्स टू 0। तो इसको आप सॉल्व करते तो यू विल गेट अ V एज अ 20/19 वोल्ट्स। ओके, अगर हमको करंट 10 ohms के रेजिस्टेंस में निकालना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो I विल बी इक्वल्स टू 20 माइनस 20/19 अपॉन 10 विच विल बी इक्वल्स टू, देखिए मैं बताता हूँ 20 माइनस 20/19 हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो नोडल एनालिसिस के बाद में हमारा V का जो वोल्टेज आया वो है हमारा 20/19। तो यहाँ पे इस केस में जो ये वोल्टेज हो जाएगा V1, ये डोमिनेटिंग हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो हम लोग 20 में से 20/19 माइनस करते, ठीक है, इस नोड के वोल्टेज को, और इसमें से हम लोग डिवाइड करते हैं 10 ohms के रेजिस्टेंस को, सो दैट हमें मिलेगा, इसका करेक्ट आंसर है 1.895 एम्पियर्स। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, कुछ ये सेम आपको इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, दैट इज 1.895 एम्पियर्स इसका करंट फ्लो हो जाएगा 10 ohms के रेजिस्टेंस में से। ठीक है, तो अब आपको इसका करेक्ट आंसर समझ में आया होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें, When connected in a series with an unknown resistance and ammeter shows 0.5 amperes। एक अगर हम लोग अननोन रेजिस्टेंस के सीरीज में एक एमीटर कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा जो है 0.5 एम्पियर्स शो करता है। ठीक है, और जब हम लोग वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं उसके टर्मिनल्स पे सेम रेजिस्टेंस के, तो वो 50 वोल्ट हमें दिखाता है, तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस जो है अगर हम लोग उसको डिवाइड करते हैं करंट थ्रू इट, 0.5 एम्पियर, जैसे हम वोल्टेज कितना है 50 और 0.5 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो विल गेट 100 ohms एज द करेक्ट रेजिस्टेंस। ओके, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दो एक स्टेटमेंट्स दिए थे, अगर एक रेजिस्टेंस है उसके एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसके क्रॉस में एमीटर कनेक्ट किया जो 0.5 एम्पियर शो कर रहा है, और वोल्ट मीटर कनेक्ट किया उसके टर्मिनल्स पे तो 50 ohms दिखा रहा है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सीधा से हम लोग वोल्टेज V इज इक्वल्स टू IR ओम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसी से हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 100 ohms। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इन द डायग्राम बिलो व्हाट इज द करंट इन द 1 ohm रेजिस्टेंस। इस केस में भी हमें करंट पूछने का, करंट यहाँ पे पूछा है हमें, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हमें लोग चलो निकलते हैं हम लोग। इस केस में हम लोग एक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों को पता है कि वोल्टेज सोर्स विद अ सीरीज रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू करंट सोर्स विद अ पैरेलल टू द रेजिस्टेंस। ओके,
इसी से हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके ये जो 5 ओम्स और 6 एम्पियर्स का यहाँ पर करंट सोर्स और रेजिस्टेंस है इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आउटर पे अगर हम लोग आउटर जो इसका सर्किट है इसी से हम लोग इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। यहाँ पे 12 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम्स रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं 3 ओम्स को, क्योंकि हम लोग आउटर लूप में कैलकुलेशन कर रहे हैं। और ये 5 ओम्स और 6 एम्पियर्स का यहाँ पे करंट सोर्स है। तो 5 × 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, 30 वोल्ट्स, करेक्ट। तो 30 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा और 5 ओम्स का यहाँ पे सीरीज़ में आ जाएगा, ओके। 5 ओम्स का यहाँ पे और यहाँ पे 30 वोल्ट का कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे ये 3 ओम्स का क्यों इग्नोर हुआ, ध्यान में रखिए, क्योंकि हम लोग आउटर लूप से ये ट्राई कर रहे हैं कि 1 ओम्स का जो रेजिस्टेंस उसमें से करंट कैलकुलेट कर सके। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आ जाएगा हमारा 30 वोल्ट, यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है। जो करंट सोर्स है हमारा, ठीक है, और उसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया एक वोल्टेज सोर्स और उसके रेजिस्टेंस में इसके सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस, ओके। ये हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको यूज़ किया है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास 12 वोल्ट और 30 वोल्ट है। डोमिनेटिंग वोल्टेज कौन सा है हमारा, 30 वोल्ट है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 30 माइनस 12 वोल्ट अपॉन, अगर इसका टोटल एडिशन करते हैं 1 ओम और 5 ओम्स का सीरीज़ में तो 6, ओके। 30 माइनस 12 विल बी 18 अपॉन 6, तो 3 आंसर, दैट इज़ 3 एम्पियर करंट हमारा 1 ओम्स में से फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 3 एम्पियर्स विल फ्लो थ्रू द 1 ओम्स रेजिस्टेंस। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, इन द फॉलोइंग डायग्राम फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ करंट इन द 0.1 ओम्स रेजिस्टेंस। 0.1 ओम रेजिस्टेंस में से हमें मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पूछा गया है, ठीक है। सेम हम लोग इसी से जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया था उसी को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को भी हम लोग वैसे अटेम्प्ट करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास करंट सोर्सेज है, ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस पैरेलल में हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। जैसे करंट सोर्स इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस है तो हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे उसको, वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो 7 एम्पियर्स हम लोग करंट कितना है हमारे पास, 7 एम्पियर्स है, और हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है 0.5 ओम्स है, ठीक है। तो हमारे पास वोल्टेज कितना आ जाएगा 3.5 वोल्ट, वोल्टेज कितना आ जाएगा 3.5 वोल्ट्स। इस केस में भी हमारे पास वोल्टेज कितना आ जाएगा 2 वोल्ट्स, क्योंकि हमारे पास करंट 2 है और रेजिस्टेंस कितना है 0.4। तो हमारा एक सर्किट कैसा आ जाएगा, एक आउटर लूप में कुछ इस तरीके से 3 रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे सीरीज़ में, 0.5, 0.1 ओम्स, 0.4 ओम्स। अगर आप कमेंट कर सकते हो मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो, ठीक है। यहाँ पे 3 वोल्ट्स, 3.5 वोल्ट्स का वोल्टेज आ गया हमारा इसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद में, और इस केस में ये जो हमने ट्रांसफॉर्म किया यहाँ पे आ जाएगा हमारा, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो हमारा यहाँ पे नेगेटिव फर्स्ट आएगा देन पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो हमारा वोल्टेज कितना आ जाएगा 2 वोल्ट्स, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग आई निकालते हैं, लेट मी चेंज द कलर, तो हमारा आई आ जाएगा 3.5 माइनस ऑफ -2, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, ओके, अपॉन इन तीनों का रेजिस्टेंस का एडिशन 0.5 प्लस 0.1 प्लस 0.4, इन तीनों का एडिशन कितना आ जाएगा 0.5 प्लस 0.1 प्लस 0.4, 1, ओके। तो 3.5 माइनस ऑफ -2 विल बी 5.5 एम्पियर्स करंट विल फ्लो थ्रू 1.5 ओम रेजिस्टेंस। तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द करंट कैपेसिटी, लाइफ ऑफ द सेल, वोल्टेज रेटिंग। सेल्स को हम लोग सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, वोल्टेज रेटिंग हम लोग इन बढ़ाने के लिए, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा है, देखिए एक सेल है नॉर्मल, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, अगर हम लोग उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये 1.5 वोल्ट्स का सेल है, 1.5 वोल्ट्स का। अगर आपके घर में नॉर्मल मल्टीमीटर भी है, नॉर्मल डबल ए बैटरीज को हम लोग लेके इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपने 1.5 वोल्ट्स का और 1.5 वोल्ट्स का सेल सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे अगर आप वोल्ट मीटर या फिर एमीटर लगा देते हो तो यू विल गेट अ 3 वोल्ट्स, ठीक है। तो इससे हमने क्या प्रूफ किया, अगर हम लोग सीरीज में सेल कनेक्ट करते तो यू विल गेट अ एडिशन ऑफ देयर वोल्टेजेस, ओके। तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वोल्टेज रेटिंग। दैट मीन्स सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वोल्टेज रेटिंग। अगर सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल आता था तो हम लोग उसका करंट बढ़ाते, करंट कैपेसिटी बढ़ाते, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इस केस में हमारा जो
करंट कैपेसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका भी करंट रहेगा, इसका भी, इन दोनों का एडिशन, करंट का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 25। इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्योर मेटल, प्योर मेटल का जो रेजिस्टेंस है, ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन रिपीट हो गया, आप देख सकते हो सेम क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्योर मेटल इंक्रीजेस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ध्यान में रखिएगा। प्योर मेटल का जो भी रेजिस्टेंस अगर बढ़ता है, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी उसका कंसेक्यूटिवली बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 26। फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस द आइडियल वोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस बाय, अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को, आइडियल वोल्टेज सोर्स का हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे? बाय शॉर्ट सर्किट, ध्यान में रखिएगा। करंट सोर्स है तो हम लोग ओपन सर्किट करेंगे, ठीक है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स को हम लोग शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो अगर हम लोग इसको अगर हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं तो देखिए, अगर ये मान लो नॉर्मल वोल्टेज है, इसको हम लोग शॉर्ट कर दिया, ठीक है, इस केस में, ठीक है। तो कुछ इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, इसी के कुछ ऐसा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा। तो अगर हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करना है तो उसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज शॉर्ट सर्किट। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 27। In order to replace internal resistance, the ideal current source is replaced by voltage source, capacitor, open circuit या फिर short circuit। तो in order to replace internal resistance, अगर हम लोग ideal current source को replace करते तो हम लोग उसको open circuit कर देते। अभी मैंने आपको बताया था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। We'll see the next question which is question number 28। Electric pressure is also called as, electric pressure को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस, पावर, वोल्टेज या एनर्जी। सिंपल सा आंसर है इसका। इलेक्ट्रिक प्रेशर को, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज कहते हैं, ओके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ गया। काफ़ी इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ कि और भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स में आपको करा दूँ, ठीक है, सो दैट आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, ओके। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको सेशन समझ में आ रहा होगा तो इस सेशन को लाइक करें, आपके फ्रेंड के साथ में भी शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs। The next question is question number 29. The conductor resistance of a wire is, wire A का conductor resistance है 0.6 ohm and insulation resistance is 600 mega ohms. The conductor resistance of a wire B is 0.8 ohms, sorry, and the insulation resistance is 400 mega ohms. If the both these wires are connected in series, what will be the total conductor resistance? अगर ये दोनों भी सीरीज में अगर हम लोग कनेक्ट कर दिए तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? सिंपल है, इसका जो कंडक्टर रेजिस्टेंस कितना है 0.6 ओम्स का, और इसका कंडक्टर रेजिस्टेंस वायर बी का कितना है 0.8 ओम्स का, ठीक है। तो हम इसको टोटल एडिशन कर लेंगे 1.4 ओम्स, ठीक है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस को हम लोगों को मेजर करना है क्या? नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों को जो कंडक्टर है उसी में से तो हम लोग करंट फ्लो करते हैं ना कि उसके इंसुलेशन में से, ठीक है, ओके। तो इसका ही हम लोगों को एडिशन करना होगा। आप ऑप्शन में दोनों भी ऑप्शंस देख सकते हो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 1.4 ohms विल बी आवर करेक्ट आंसर। We'll see the next question, which is question number 30. Electrical conductivity of a conductor is measured in, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है हमारी कंडक्टर की हम लोग मेजर करते हैं सीमेंस पर मीटर में, ध्यान में रखिएगा। और रेजिस्टिविटी हम लोग ओम मीटर्स में मेजर करते हैं, ओम पर मीटर्स में नहीं, ओम मीटर्स में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे सीमेंस पर मीटर में हम लोग कंडक्टिविटी मेजर करते हैं। कंडक्टिविटी दैट मीन्स हमारे कंडक्टर में से कितना इजीली हमारा करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 31। इन द फॉलोइंग डायग्राम व्हाट इज द करंट इन द ब्रांच विद द वोल्टेज सोर्स। अगर ये वोल्टेज सोर्स को हम लोग कंसिडर करते हैं तो हमारा करंट कितना होगा ये हमें यहाँ पे निकालना होगा, ठीक है। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके यूज़ करके भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 ओम्स और 6 एम्पियर्स को भी हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपने एक नोटिस किया होगा क्योंकि उन्होंने सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया था 1 ओम्स के रेजिस्टेंस में से करंट आपको फाइंड आउट करने का, ठीक है। इसी केस में आपको बताया कि व्हाट इज द करंट इन द ब्रांच विद द वोल्टेज सोर्स, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे वोल्टेज सोर्स है इस ब्रांच में करंट कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसी को हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा आफ्टर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन सर्किट आएगा। ये हमारा 12 वोल्ट का सप्लाई हो गया, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया 3 ओम्स का, 1 ओम्स का। यहाँ पे इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं तो जैसे हमने प्रीवियसली किया
5 इंटू 6 विच इज़ 30 वोल्ट्स का सप्लाई आ जाएगा हमारे पास। ये रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज़ में चला जाएगा, ठीक है। प्रीवियसली 1 ओम का हो गया और यहाँ पे 5 ओम्स का रेजिस्टेंस और यहाँ पे हमारा 30 वोल्ट का सप्लाई आ गया, ठीक है। तो इस केस में अगर हम लोग I1 निकालते, मान लो यहाँ पे ये हो गया हमारा I1 होगा और ये हो गया हमारा टोटल करंट I, तो I1 हम लोग निकालेंगे विच विल बी इक्वल्स टू 12/3। ये 12/3 हमने कैसे लिया, यहाँ पे 12 वोल्ट का सप्लाई और यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है, इसी से हमने I1 निकाल लिया जो कि आया 4 एम्पियर्स हमारा, ठीक है। I1 हो गया हमारा 4 एम्पियर्स का, ठीक है। अगर हमको I2 निकालना है, ओके, तो इस केस में हम लोग निकालेंगे 30 वोल्ट्स माइनस 12 अपॉन यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस है 6 टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, विच विल बी इक्वल्स टू 30 माइनस 12 18/6 3 एम्पियर, ठीक है। अगर आपको I1 निकालना होगा, ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल करंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। I1 विल बी इक्वल्स टू I प्लस I2, ओके। तो इस केस में हमारे पास I1 ही हमें निकालना है, हमें I निकालना है टोटल, क्योंकि इस ब्रांच का हमें करंट निकालना है, ठीक है। ये हो गया हमारा I2, ओके। तो इस केस में हमारा करंट आ जाएगा 4 - 3, ओके, विच विल बी इक्वल्स टू 1 एम्पियर्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1 एम्पियर्स। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी का एक अप्रोक्सीमेट एवरेज रेजिस्टेंस कितना रहता है, ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया। तो ध्यान में रखिएगा 1 किलो ओम्स इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर कंडक्टर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 10 ohms and RTC is 0.0039 per degree Celsius. Find the temperature coefficient of a resistance RTC at a 0 degree Celsius. ओके, इस केस में इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। मैं आपको इसको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अल्फा टी विल बी इक्वल्स टू 1/t प्लस 1/α 0, ओके। तो यहाँ पे अल्फा टी हमारे पास गिवन है 0.0039 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, और टी हमारे पास गिवन है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 0.0039 विच विल बी इक्वल्स टू 1/20 प्लस 1/α 0, क्योंकि यहाँ पे हमको पूछा गया टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ एक अननोन वैल्यूज पता है आपको, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा अल्फा 0 को। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, विच विल बी इक्वल्स टू 0.00423 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 34। A copper wire has a resistance of 10 ohms. It is stretched by 1/10 of its original length. अगर हमारे पास ये कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस है हमारा 10 ohms का, अगर उसको हम लोग स्ट्रेच करते हैं 1/10, ठीक है, उसके ओरिजिनल लेंथ पे, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ओके। तो इस केस में अगर हम लोग उसको स्ट्रेच करते हैं तो आपको सिंपली ध्यान में रखना होगा R/R' विल बी इक्वल्स टू L/1.1 L स्क्वायर, ठीक है। एक रिलेशन आपको ध्यान में रखना होगा कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम लोग फॉर्मूला को लिख लेते हैं, ठीक है, R/R' इज इक्वल्स टू 1.1 क्यों आया, क्योंकि 1/10 हमने स्ट्रेच किया, ठीक है। तो L/1.1 L का होल स्क्वायर, तो R' हमारे पास कितना आ जाएगा 1.21 R विच विल बी इक्वल्स टू 1.21 इंटू 10 12.1 ohms इसका हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 35। हमारे पास 150 क्वेश्चंस को हमें डिस्कस करना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, अगर सेशंस में आपको समझ भी नहीं आया तो प्लीज़ उसको रिमाइंड करके देख सकते हो, या फिर अगर आपको दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। इन द चार्ज स्टेट द निकल कैडमियम बैटरी हैज़ अ डैश इन अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड डैश इन द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो चार्ज स्टेट में क्या हो जाता है, निकल कैडमियम बैटरी में निकल हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे रहता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे हमारा रहता है कैडमियम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
इस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चंस मुझे देखने को मिल सकते हैं जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया फ्रॉम प्रीवियस ईयर एसएससी जेईई क्वेश्चंस एंड यूपीपीसीएल जेईई इलेक्ट्रिकल क्वेश्चंस पेपर। ओके, इसी को ध्यान में रखते आपको प्रिपरेशन करना है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लीड एसिड सेल्स आर रिचार्जेबल सेल, यूज एंड थ्रो सेल्स, फॉरबिडन सेल्स या फिर नॉन रिचार्जेबल सेल्स। तो लीड एसिड सेल्स जो है हमारे रिचार्जेबल सेल्स होते हैं, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए। लीड एसिड सेल्स आर रिचार्जेबल सेल, उसको हम लोग उसको रिचार्ज भी करके यूज कर सकते हैं। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। The next question is dash are those which offer very high resistance to the flow of electric current through them when subjected to the electric. Okay, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा इंसुलेटिंग मटेरियल, ऑप्शन बी। इंसुलेटिंग मटेरियल जो है हमारे हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, इंसुलेटिंग मटेरियल। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू वेयर रिप्लेस द फॉलोइंग सर्किट विद अ सिंपल सर्किट that has a voltage source and a resistance, what will be the value of that resistance? अगर हम लोग इस कंप्लीट सर्किट को, एक सिंपल सर्किट को जहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स और एक सिंपल रेजिस्टेंस रहेगा, उसको हम लोगों को रिप्लेस करते तो हमारा कैसा रहेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा हमारा जो पैरेलल सीरीज पैरेलल का यहाँ पे कंसेप्ट काम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ohms और 12 ohms हमारे पैरेलल में, तो 4 × 12 अपॉन 4 + 12 कर देते, हमारे पास इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16, 4 12 4 हो गया हमारा 48, तो 3 दैट मीन्स हमारा एक इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 3 ohms, ये कट हो जाएगा, ठीक है। 3 + 5 यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे 8, ठीक है। 8 + 8 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। दैट मीन्स 16 ohm का हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा ऑप्शन बी 16 ohm, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर हम लोग 24 वोल्ट एक रेजिस्टेंस हम लोग लिखते थे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 24, यहाँ पे 16 ohm का हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। विल से द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 39। 2 bulbs of 500 watt and 200 watt rated at 250 volts will have a resistance ratio of। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। हमारे पास 2 बल्ब है 500 वाट और 200 वाट के, जिसका रेटिंग है 250 वोल्ट्स पे, तो उसका रेजिस्टेंस हमें कितना है ये हमको पूछा गया। तो आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस एट ऑफ 500 वाट का हम लोग कैसे निकालेंगे, R1 विल बी इक्वल्स टू V² अपॉन P1। तो वोल्टेज कितना है 250 वोल्ट्स का स्क्वायर अपॉन 500 वोल्ट का हमारा पावर है उसका, ठीक है। तो उसका आ जाएगा हमारा रेशियो। अगर हम लोग अभी नहीं भी निकालते तो R2 का हम लोग पहले निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विच विल बी इक्वल्स टू V² अपॉन P2, ठीक है। V² कितना है 250 वोल्ट स्क्वायर अपॉन इसका पावर कितना है 200 वाट, ओके। तो हमारा R1/R2 का जो रेशियो आ जाएगा 200/500 दैट इज 2/5, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके। दोनों भी ऑप्शन में अब ध्यान में रखिएगा 5/2 उसका आंसर नहीं होगा, इसका इन्वर्टेड है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैम्प बेस्ड एमसीक्यू का सेशन मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया, कुछ ही दिनों पहले अपलोड किया और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। इसमें मैंने आपको जो भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं लैम्प बेस्ड में, जैसे ये क्वेश्चन था, ठीक है, वैसे आपको सारे कंसेप्ट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज को इस सेशन में डिस्कस किया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन है, ठीक है। यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। मैंने इसमें कंसेप्ट डार्क बल्ब, ब्राइट बल्ब, करंट, पावर और जो बाकी कंसेप्ट्स है, जो कि हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में एक नए क्वेश्चन इसको देखने को मिल सकता है, ये हमने वहाँ पे डिस्कस किए, प्लीज़ जाके देखिएगा। सो यहाँ पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ या फिर आप चैनल पर विजिट करके जाके देख सकते हो। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टिविटी सिलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। सिरेमिक, पीवीसी, ठीक है। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जर्मेनियम, प्लास्टिक, ठीक है। तो इसको हम लोग बेस्ड ऑन देयर कंडक्टिविटी हमें ऑड वन आउट निकालना है। तो जर्मेनियम हमारे ऑड वन आउट हो जाएगा, क्योंकि दीज आर इंसुलेटर, सिरेमिक, पीवीसी एंड प्लास्टिक वी कैन टर्म इट एज अ इंसुलेटर्स, बट जर्मेनियम इज अ डिफरेंट देन अदर। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज डू नॉट हैव अ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें से हमारा NTC कौन सा नहीं है, यह हमें पूछा है। तो एल्यूमिनियम हमारा PTC है, बाकी पेपर, माइका, रबर, दीज ऑल आर NTC,
नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया व्हाट इज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू ट्रांसफर द चार्ज ऑफ 300 कूलम्स हाउ लॉन्ग मस्ट बी द करंट ऑफ 0.1 एम्पियर्स फ्लो। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा, T विल बी इक्वल्स टू 300 अपॉन 0.1 विच इज 300 सेकंड्स। ठीक है, 3000 सेकंड्स को हम लोग 60 से डिवाइड करते हैं तो इसमें मिनट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे विच विल बी इक्वल्स टू 50 मिनट्स। ठीक है, टू ट्रांसफर अ चार्ज ऑफ 300 कूलम्स द 0.1 एम्पियर करंट will flow for a 50 minutes. Option A will be correct answer in this case. ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। When an electric current flow through an heater coil, it produces a light, but why does the power supply wire do not produce light? ठीक है, यहाँ पे हीट चाहिए था आई गेस। ओके, यहाँ पे एक ही कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, हम लोग लाइट मान के चलते हैं। ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू हीटर कॉइल, अगर हम लोग हीटर कॉइल में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो ये लाइट प्रोड्यूस करता है, हीटिंग प्रोड्यूस करता है, बट हम लोग पावर सप्लाई केबल में से हमारी लाइट प्रोड्यूस क्यों नहीं होती। काफ़ी सिंपल सा ध्यान, ये मैंने लैम्प बेस्ड एमसीक्यू का सेशन है उसमें हमने डिस्कस किया है। ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान में रखना होगा जो रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल है हमारा ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द सप्लाई वायर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। Okay, option D will be correct answer in this case. Let's move on to the next question, which is question number 44. At 300 Kelvin, the temperature coefficient of a resistance of a wire is 0.00125 per degree centigrade and its resistance is 1 ohms. What will be the resistance at a 1100 Kelvins? ये सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिला, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 2 ohms का वैल्यू दिया था और यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस का हमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसका मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम आपको कैलकुलेशन है जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसी तरीके से आपको सॉल्व करके इसका करेक्ट आंसर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं कमेंट करके बता दूंगा। ठीक है, कि इसको सॉल्व करते बैठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को भी हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 45। 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर सेकंड्स, 3600 एम्पियर सेकंड्स, या फिर 1 एम्पियर आर, या फिर 3600 एम्पियर आर। तो ध्यान में रखिएगा 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर सेकंड्स। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इफ 1 एम्पियर करंट पासिस इन 1 सेकंड देन इट इज कॉल्ड एज अ 1 कूलम। ओके, ध्यान में रखिएगा 1 एम्पियर सेकंड्स इज अ नथिंग बट अ 1 कूलम। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है हमें सिलिकॉन रेड्यूसेस डैश ऑफ द आयन, फील्ड इंटेंसिटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस या फिर फील्ड स्ट्रेंथ। सिलिकॉन हमारा कंडक्टेंस रिड्यूस कर देता है। ठीक है, आयन का, इसी हम लोग सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ सब्सटेंस? द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच प्रोड्यूसेस द दैट ऑफ फील्ड डेंसिटी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप इसको पढ़ के एक बार समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो करंट फ्लोज थ्रू टू चार्ज बॉडीज इफ दे हैव अ इक्वल गेन, पोटेंशियल, करंट या फिर कैपेसिटी। नो करंट फ्लोज थ्रू द टू चार्ज बॉडीज इफ दे हैव अ इक्वल पोटेंशियल। अगर दोनों भी बॉडीज पे इक्वल पोटेंशियल है तो उसमें से हमारा करंट फ्लो नहीं होगा। ध्यान में रखिएगा, दोनों भी बॉडीज़ पे अगर 3 वोल्ट और 3 वोल्ट है तो यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ये इसका मीनिंग है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 49। बैटरीज ऑपरेट बाय कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू डैश रिएक्शन, केमिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज। तो ध्यान में रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्चार्ज। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे बता दूंगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मल बायोमेटल इज यूज्ड। ठीक है, ओवरलोड रिले, जनरेटर, एक्सेलोमीटर या फिर मोटर में। तो ध्यान में रखिएगा ओवरलोड रिले में हम लोग थर्मल बायोमेटल स्ट्रिप हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फॉर द नेक्स्ट सेशन मैं यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि व्हेन अ सर्किट एलिमेंट इज कॉल्ड ओपन सर्किट, कब हम लोग सर्किट एलिमेंट को ओपन सर्किट कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। सो आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। अगर सेशन समझ में आया तो आपको
इस सेशन को फ्रेंड्स के साथ में आपको शेयर करना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को सब्सक्राइब करना है, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल coachify_official और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को भी ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।